कहानी आगे बढ़ती है। वो लोग अपने नए सफर पर निकल चुके थे। वो सॉन्ग अपनी नई सवारी से बहुत खुश था। अपने स्मॉल विंग्स और चबी बॉडी के बावजूद भी बेन काफी तेज उड़ रहा था और अब उसकी डॉटर को भी हैवी वजन कैरी नहीं करना पड़ रहा था, तो वो काफी खुश था। कुछ देर बाद बेन लॉन्ग वू से कहता है, क्या मैं आपको अंकल कह सकता हूँ? वो उसे डांटता है कि वो अभी काफी यंग है, तो बेन लॉन्ग उसे अंकल बिल्कुल भी ना बुलाए। बेन लॉन्ग कहता है कि उसकी एज यूनियन के ही बराबर है और वो उसे डैडी कहती है। इस हिसाब से तो वू सॉन्ग उसका अंकल ही हुआ। वो समझ गया कि ये उसे अपनी सीट टॉक में फंसाना चाहता है ताकि वू सॉन्ग उसकी गर्दन पर रखी हुई तलवार को हटा ले। जिनयुन वू से कहती है कि उनका वाटर रिसोर्स लो हो रहा है। वू को अब एहसास हुआ कि उसके नई जीन की वजह से उसे प्यास महसूस नहीं हो रही है। वो ये सब सोच ही रहा था कि बेन लॉन्ग जिनयुन से कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में हम नेक्स्ट ओएसिस तक पहुंच जाएंगे। वो उसकी बातें सुन के इरिटेट हो गया और उससे बोला कि तुम जिनयुन से बात ना किया करो, और उससे पूछता है कि बगैर मैप के उसे कैसे पता चला कि जल्दी ही वो ओएसिस तक पहुंचने वाले हैं। क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो और क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? डरा हुआ बेन कहता है कि वो उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहा है और वो पहले भी यहाँ आ चुका है। एक बार डेजर्ट में घूमते हुए वो अपना रास्ता भूल गया था, जिस वजह से उसे इस ओएसिस के बारे में मालूम है। कुछ ही देर में वो नेक्स्ट ओएसिस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बेन लॉन्ग को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी यूनियन एक प्लांट की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये प्लांट तो बिल्कुल वू सॉन्ग जैसा दिख रहा है। वो सॉन्ग इस बात को सुनकर बुरा समूह बना लेता है। यूनियन उस प्लांट को लेकर काफी क्यूरियस थी। वो वू के मना करने के बावजूद भी उस प्लांट को टच कर लेती है और अगले ही पल फ्लाई ट्रैप प्लांट उसे ट्रैप कर लेता है और कई सारी वाइन्स जमीन से निकलकर उसे जकड़ लेती हैं। वो बेन लॉन्ग से कहता है कि ये इनकी मदद करो, लेकिन बेन लॉन्ग ये देखकर समझ गया कि वो किस प्लांट की वाइन है। हमें पता चलता है कि असल में वो पैरासाइट प्लांट्स थे। वो ये देखकर शॉक्ड रह गया। बेन लॉन्ग उसे बताता है कि ये प्लांट्स अपने शिकार की बॉडी में अपने सीड्स डाल देते हैं और जब वो शिकार मर जाता है तो ये प्लांट्स उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन वू सॉन्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किस तरह के प्लांट हैं। उसे किसी भी हालत में अपनी डॉटर की जान बचानी थी। जबकि दूसरी तरफ बेन लॉन्ग धीरे से अपना बैकपैक लेकर वहां से निकलने की फिराक में था। जब वू की नजर बेन लॉन्ग पर पड़ती है, बेन लॉन्ग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और जल्दी ही यूनियन भी पैरासाइट प्लांट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो वू सॉन्ग को भी वहां से साथ में भाग जाने की एडवाइस देता है। वो सॉन्ग बेन से कहता है कि वो अपनी डॉटर को मुसीबत में अकेला छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता है और वो उसे कावर्ड कहकर डांटता है। बेन लॉन्ग उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो सॉन्ग लिटिल येलो के साथ पेड़ों और अपनी वाइन्स को मिलाकर स्लिंगशॉट की तरह यूज करके यूनियन तक पहुंच जाता है। यूनियन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो सॉन्ग वहां पहुंचकर वाइन्स को चॉप करने लगा। वो और लिटिल येलो मिलकर उसे छुड़ाने लगते हैं, लेकिन पैरासाइट प्लांट्स फिर से ग्रो होने लगे थे। तो वो सॉन्ग यूनियन को वाइन से छुड़ाने का काम लिटिल येलो के हवाले कर देता है और खुद मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अकेला उन मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू करता है। वो सॉन्ग वाइन की मदद से खुद को फर्स्ट मॉन्स्टर के पास पहुंचाता है और अपनी शॉट से मॉन्स्टर को स्टैब करके मार डालता है। बेन लॉन्ग वहां से अभी तक गया नहीं था और वो सॉन्ग की ब्रेवरी देखकर शॉक हो गया, मगर जितना वो सोच रहा था उतनी भी ये फाइट वो के लिए आसान नहीं होने वाली थी। जल्दी ही मॉन्स्टर उसे ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन तब तक यूनियन फ्री हो चुकी थी और लिटिल येलो के साथ मिलकर वू की हेल्प करने लगती है। बेन लॉन्ग दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उनकी ब्रेवरी देखकर वो समझ गया कि वो कितना डरपोक है। जैसे ही हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी जमीन से एक जायंट हैंड इमर्ज होता है। बेन लॉन्ग अब और बुज़दिलों की तरह खड़ा होकर ये सब होता नहीं देख सकता था। वो हैंड यूनियन पे अटैक करने ही वाला था कि बेन बीच में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि बेन दूर जाकर पेड़ से टकरा गया। उसके मुंह से ब्लड आने लगा, लेकिन अब बेन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी ग्राउंड से दूसरा हाथ बाहर आता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर भी बाहर आ गया कि जिसके वो दोनों हाथ थे। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा था कि ड्रैगन्स भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। उस मॉन्स्टर से जीतना तकरीबन नामुमकिन था। ऊपर से बाकी मॉन्स्टर ने उनके भागने का रास्ता भी ब्लॉक कर रखा था। बेन लॉन्ग पैनिक करने लगा। वो कहने लगा कि जब उसके पास मौका था तब उसे भाग जाना चाहिए था। वो उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो डरना छोड़कर तुम्हें फाइट करनी होगी। यूनियन और लिटिल येलो पूरी तरह फाइट मोड में चले गए और वू को ऑर्डर मिलते ही लड़ना शुरू कर देते हैं। यूनियन अपनी पुरानी टैक्टिक यूज करती है। बेन लॉन्ग भी उसे कॉपी करते हुए दूसरे पैरासाइट को उठाकर ऊपर ले गया। दूसरी तरफ जायंट मॉन्स्टर वू पर अपने हैमर से स्ट्राइक करता है। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। दूसरे अटैक में वो वू को आसमान में उछाल देता है। वो पेड़ों के पास जाकर गिरा। अब वो पेड़ों की मदद से स्पाइडरमैन की तरह मॉन्स्टर के पीछे पहुंच गया और उसकी गर्दन पर अटैक किया। मॉन्स्टर के वूंड में से ब्लड की जगह ग्रीन लिक्विड निकल रहा था। मॉन्स्टर दोबारा वू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ चुका था कि मॉन्स्टर पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो उसकी बॉडी से चिपके पैरासाइट पर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो पैरासाइट डेंजर को सेंस करता है, वैसे ही वो मॉन्स्टर की बॉडी की शील्ड के अंदर चला जाता है। वो फिर भी हार नहीं मानता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन वो शील्ड इतनी मजबूत थी कि मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मॉन्स्टर ने उस पर हैमर से अटैक कर दिया। वो बाल बाल बचा। वो को एक आइडिया आया
वो मॉन्स्टर के सर पर जाकर खड़ा हो गया और वही हुआ जो उसने सोचा था। मॉन्स्टर ने हैमर अपने ही सर पर दे मारा। उसका सर फट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ यिन और बेनलोंग ने भी बाकी दोनों मॉन्स्टर को मार दिया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक फ्लावर इतने ह्यूज मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है, लेकिन अभी मॉन्स्टर पूरी तरह मरा नहीं था। पैरासाइट उसकी गर्दन से बाहर आता है और उसे फिर से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वूसोंग भी अब उसे फाइनल मौत देने का फैसला कर चुका था। वो दोबारा से स्लिंगशॉट से खुद को मॉन्स्टर पर लॉन्च करता है। इस बार वो फिर से पैरासाइट को ही निशाना बना रहा था। वो मॉन्स्टर को अपने मोमेंटम से नीचे गिरा देता है और उसके हाथों को वाइन्स के सहारे पेड़ों से बांध देता है और यिन को उसे हवा में ऊपर उठाकर नीचे गिराने के लिए कहता है। यिन उसे काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ती है। वूसोंग बहुत तेज स्पीड से नीचे आता है और स्वॉर्ड से मॉन्स्टर की शील्ड को तोड़ते हुए पैरासाइट को काट डालता है। बेन वू की पावर को देखकर हैरान था। फाइनली बैटल ओवर हो गई। वूसोंग ने काफी एनर्जी यूज कर ली थी और उसे दोबारा अपने रूट रिसोर्स को फुल करना था। लिटिल येलो मॉन्स्टर की बॉडी की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि बेनलोंग उसके लिए हंट करेगा और ये उसकी बुजदिली की पनिशमेंट है। बेनलोंग बुरा समूह बनाता हुआ हंट पर चला गया और लेक से वो एक छोटा सा रैबिट जैसा क्रीचर लाता है। वो कहता है कि इतना कम मीट तो हम सभी के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा। बेनलोंग दोबारा हंट के लिए जाता है और जल्दी ही एक वुल्फ और 2 फॉक्सेस लेकर वापस आता है। लौटने पर वो देखता है कि वो लोग डिनर स्टार्ट कर चुके थे और वो देखता है कि वूसोंग खुशी से कूद रहा है। वो यिन से इसके बारे में पूछता है। यिन कहती है कि उसके फादर कभी कभी ऐसे ही हवा से बातें करने लगते हैं। असल में वूसोंग के अलावा कोई भी रूहा को नहीं देख सकता था। बेनलोंग कहता है कि न जाने क्यों सारे स्ट्रॉन्ग लोग ऐसे ही अजीब से क्यों होते हैं और हमें पता चलता है कि वूसोंग असल में एक न्यू ए रैंक जीन मिलने की वजह से इतना खुश था। इस बार उसे प्लांट पैरासाइट जीन मिला था। इस जीन को इन्फ्यूज करने पर वो डेड क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता था। इन अदर वर्ड्स वो अब नेक्रोमैंसर बनने वाला था। रूवा फ्यूजन कंप्लीट कर देता है। वो वू से कहता है कि उसने वूसोंग की मेहनत को देखते हुए इस बार खास स्पेशल जीन उसके लिए चूज किया है और इस जीन की मदद से वो अपने पपेट्स को हंटिंग और दूसरे कामों के लिए यूज कर सकता है। वो रूहुआ का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसे अपनी न्यू स्किल ट्राई करनी थी। वो रूहुआ के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपनी वाइन के एक हिस्से को अलग कर देता है। वाइन अलग करने के बाद वो वुल्फ की कॉर्प से अटैच कर देता है। देखते ही देखते वुल्फ दोबारा जिंदा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वुल्फ को खड़ा देखकर बेनलोंग की चीख निकल गई। वो डरकर कोने में जाकर खड़ा हो गया। अब वूसोंग उस हर चीज को देख सकता था जो वुल्फ को दिख रही थी। वू को बेनलोंग को डराने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वुल्फ दोबारा डेड हो गया। हमें पता चलता है कि पहली बार इस स्किल को यूज करने की वजह से वू वुल्फ को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी वाइन्स भी जल्दी ही डेड हो गईं। अब वो सभी वुल्फ कॉर्प को हैरत से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया। वो दोबारा अपनी स्किल को यूज करता है और इस बार वो फॉक्स को यूज करता है। फॉक्स बेनलोंग पर अटैक करता है, मगर बेनलोंग उसे एक ही क्लॉ में जमीन पर गिरा देता है और फॉक्स के दोबारा मरते ही वूसोंग की वाइन्स गायब हो गईं। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वुल्फ के लार्ज साइज की वजह से फॉक्स के मुकाबले वुल्फ को कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल था। अगर वो इस स्किल को फर्दर इम्प्रूव करता है तो वो आसानी से बड़े क्रीचर्स को भी कंट्रोल कर पाएगा। बेनलोंग कॉर्प्स को इंस्पेक्ट करने लगा और वाइन्स को देखकर समझ गया कि वूसोंग का ही काम था। वूसोंग भी उसकी एलिगेशन को डिनाई नहीं करता और उसे डराता है कि अगर वो उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा तो वो उसे भी मारकर अपना पपेट बना देगा। बेनलोंग फौरन उसकी चापलूसी में लग गया। कुछ देर बाद वो मीट चॉप करके सबको डिनर के लिए बुलाता है। डिनर के दौरान बेनलोंग वू से कहता है, बिग ब्रो क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? मैं आपको इस फेवर के बदले अपना पूरा 1/10 गोल्ड भी दे सकता हूँ। वो सोचता है कि आखिर ये कंजूस बेन मुझे सिर्फ एक फेवर के बदले इतना सारा सोना क्यों ऑफर कर रहा है। वो कहता है कि मुझे और गोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेन कहता है गोल्ड वर्ल्ड करेंसी है और ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आ सकती है। वो कहता है वो सब तो ठीक है, पहले मुझे अपनी परेशानी तो बताओ। बेन बताता है कि उसे सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज़ चुरा कर लानी होगी। वूसोंग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कहता है क्या मैं तुम्हें शक्ल से चोर दिखता हूँ? बेन इलैबोरेट करता है कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है वो एक इविल गैंग है और उस गैंग का बॉस एक मैजिकल आइटम की मदद से दूसरे ह्यूमंस को अपना स्लेव बना लेता है और उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करता है। और उन लोगों ने एक बार उसके होमलैंड पर भी हमला करके कई लोगों को और स्पिरिट बींग्स को अपना स्लेव बना लिया था और रिसेंटली ही उसने उन लोगों को पास ही के डेजर्ट में देखा था। तो ये उनके लिए उस गैंग से बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। अगर आप उस आर्टिफैक्ट को उनसे चुरा लें तो आइंदा वो लोग किसी को भी अपना स्लेव नहीं बना पाएंगे। पहले तो वो उसकी बातों पर शक करता है, लेकिन बेनलोंग रोते हुए उससे अपनी हेल्प करने की मिन्नतें करने लगा। वो पूछता है क्या तुम उस गैंग की एग्जैक्ट लोकेशन जानते हो? तो वो जवाब देता है कि उसने उन लोगों को ईस्ट ब्लैक माउंटेन की तरफ जाते हुए देखा था। वो को बेनलोंग पर अब भी शक हो रहा था कि शायद वो उस गैंग को अच्छे से जानता है, फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ब्लैक माउंटेन की तरफ जाने से पहले वो उससे और ज़्यादा फूड लाने को कहता है और वो एक के बाद एक क्रीचर को खाए चला जा रहा था। बेनलोंग इतना हंट करके थक चुका था। वूसोंग का पेट अब पूरी तरह भर गया था, फिर भी वो खाए जा रहा था।
वो हैरान हो गए कि वू को आखिर हुआ क्या है। वो कहता है कि आज उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और क्या भूखा इंसान खाना नहीं खा सकता। असल में वो इतना सारा फूड खाकर रिवॉर्ड बॉक्सेस जमा कर रहा था। जैसे ही उसके पास इनफ बॉक्स हो जाते हैं वो रुहुआ को सारे बॉक्स ओपन करने के लिए कहता है। इस बार उसे कई जीन मिलते हैं और वो रुहुआ को फ्यूजन शुरू करने के लिए कहता है। अब उसके बहुत सारे जीन्स अपग्रेड हो चुके थे। बेन लॉन्ग वू के सिस्टम विंडो, रिवॉर्ड बॉक्स या उसके फ्यूजन को तो देख नहीं सकता था, लेकिन वो उसके सडन स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील कर पा रहा था। वो सोचता है कि अच्छा है, बैटल के वक्त वू की वाइन्स इतनी ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वरना वो उस टाइम ही मार दिया गया होता। कुछ देर ट्रैवल करने के बाद उन्हें उस गैंग का काफिला मिल गया। बेन लॉन्ग कहता है कि ये वही गैंग है और वाकई उस गैंग का कॉन्वॉय बहुत बड़ा था। वू के अकॉर्डिंग उनसे फाइट करना सुसाइडल मिशन था। बेन कहता है कि वू को उनसे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिंपली उनके बॉस से एक मैजिकल आइटम चोरी करना है। सडनली वू की नज़र एक केज पर जाती है जिसमें एक ब्लैक ड्रैगन कैद था। तभी वो ड्रैगन एक लाउड रॉर करता है जिससे गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। उनमें से एक गार्ड केज के पास जाकर ड्रैगन को लाइटनिंग मैजिक से इलेक्ट्रिक्यूट करता है। ड्रैगन इतने पावरफुल अटैक के सामने बेबस होकर खामोश हो गया। युनयुन और वू सॉन्ग हैरान थे कि इन लोगों ने एक अडल्ट ड्रैगन को कैसे कैद कर लिया, जबकि दूसरी तरफ बेन की आंखों में खून उतर आया था। वो कहता है कि वो लोग उसे सिर्फ इस वजह से कैद कर सके क्योंकि उनके पास एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट है। वो बेन लॉन्ग से पूछता है, क्या तुम उस ब्लैक ड्रैगन को जानते हो? बेन लॉन्ग कहता है कि वो उसकी मॉम है। वो अपनी मॉम के साथ सफर कर रहा था, तभी इस गैंग ने उन्हें एम्बुश कर दिया और उनके लीडर की स्पेशल पावर्स की वजह से उसकी मॉम की सारी पावर्स नलीफाई हो गईं। वो लोग उसे भी कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन उसकी मॉम ने खुद को सैक्रिफाइस करके उसे वहाँ से भगा दिया। वो वहाँ से रोता हुआ भाग निकला, लेकिन वो हेल्प के लिए अपनी ट्राइब के पास वापस नहीं गया क्योंकि उसे डर था कि जब तक वो हेल्प लेकर लौटेगा तब तक उसकी मॉम शायद ही जिंदा बचे। इसलिए वो डेजर्ट में हेल्प तलाश कर रहा था जिससे वो अपनी मॉम को रेस्क्यू कर सके, और उसे वू सॉन्ग मिल गया और अब उसकी आखिरी उम्मीद वही है। युनयुन उसकी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो गई। वो वू सॉन्ग से उसकी मदद करने के लिए कहती है। वू सॉन्ग कहता है कि इस काम में काफ़ी रिस्क है तो उन्हें अच्छे से सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए और मौका मिलने पर अटैक करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग उन्हें सबसे पहले मैजिकल आइटम चुराना होगा जिससे सभी स्पिरिट बीइंग्स फिर से नॉर्मल हो जाएं, और उसके बाद वो सभी मिलकर इस गैंग को ठिकाने लगा देंगे। सडनली वहाँ एक सैंडस्टॉर्म आ गया। वू सॉन्ग को पास में ही एक खंडहर दिखता है। वो सबको उस खंडहर में शेल्टर लेने को कहता है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल सैंडस्टॉर्म नहीं है, बल्कि वो लोकस्ट स्वार्म है जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ का मॉइस्चर सक करके उसे खत्म कर देते हैं। वू सॉन्ग सबको अपने करीब खड़ा होने के लिए कहता है और चारों तरफ से अपनी वाइन से एक शील्ड तैयार कर लेता है, और जैसा कि बेन लॉन्ग ने कहा था, लोकस्ट उसकी वाइन से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगे। वो सभी से कहता है कि लोकस्ट को वाइन पे बैठने न दो और जितने हो सके उतने लोकस्ट को मार डालो। वो तीनों मिलकर लोकस्ट को वाइन से दूर करने की कोशिश करने लगे। तभी वो देखते हैं कि इविल गैंग का एक आदमी लोकस्ट से गिर गया था और लोकस्ट के मॉइस्चर सक कर लेने से वो ज़ॉम्बी में बदल चुका था, जबकि गैंग के बाकी मेंबर्स अपने मैजिक से न सिर्फ खुद को सेव कर पा रहे थे बल्कि वो उन्हें ओवर पावर कर रहे थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो और उसकी टीम बिल्कुल सेफ थे। इविल गैंग मेंबर्स की पावर इतने करीब से देखने के बाद अब तो उसे भी डाउट होने लगा था कि क्या वो उनसे फाइट कर पाएगा। बेन लॉन्ग वू के चेहरे को देखकर उसकी परेशानी समझ गया। वो कहता है कि उसने पहले ही गैंग बॉस का हाफ मैजिकल आर्टिफैक्ट चुरा लिया है। वू को उसकी बात समझ नहीं आई तो वो उसे बताता है कि उसकी मॉम ने फाइट के वक्त अटैक करके उस आइटम को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, जिसमें से एक उसने वहाँ से भागने से पहले चुरा लिया था। ये बात सुनकर वू सॉन्ग खुश हो गया और उससे उस आइटम को दिखाने के लिए कहने लगा। सडनली बेन लॉन्ग हंसने लगता है और उसके मुंह से वो आर्टिफैक्ट बाहर आ गया। वू सॉन्ग को ये देखकर घिन आने लगी। बेन लॉन्ग उस आर्टिफैक्ट को पानी से धोकर वू को दिखाता है। एक्चुअली वो आर्टिफैक्ट एक मैकेनिकल हार्ट था और उसकी कारीगरी भी लाजवाब थी। वू ने तो सोचा था कि इस न्यू वर्ल्ड में सिर्फ मैजिक ही है, लेकिन अब उसे पता चला कि इस वर्ल्ड में साइंस भी मैजिक के साथ साथ कोएग्जिस्ट करता है। वो बेन लॉन्ग से पूछता है कि इसे आखिर यूज कैसे किया जाता है, लेकिन बेन लॉन्ग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो वो रुहुआ से आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ मालूम नहीं था। वो उस आर्टिफैक्ट को खाने की कोशिश करता है कि शायद उसको खाने के बाद उसे कोई नई पावर मिल जाएगी, मगर रुहुआ कहता है कि इसे खाकर तुम्हें पावर्स नहीं मिलेंगी बल्कि तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। वो रुहुआ की बात मान लेता है, लेकिन तभी उसकी नज़र लोकस्ट पे जाती है और इस बार वो रुहुआ के समझाने पर भी नहीं मानता है और लोकस्ट को खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ही सिर्फ डजन्स लोकस्ट खा के उसने 5 बॉक्सेस कलेक्ट कर लिए थे। वो सॉन्ग को इंसानों के जरिए हंट की हुई लोकस्ट का ध्यान आता है, लेकिन वो उस लोकस्ट को जहर बनाने के लिए कलेक्ट करके ले जा चुके थे। अब वहाँ सिर्फ कुछ ही लोकस्ट बचे हुए थे। वो उन्हें भी खा लेता है और बहुत सारे बॉक्स कलेक्ट करते ही रुहुआ से सभी को ओपन करने के लिए कहता है। रिवॉर्ड बॉक्सेस में से उसे ढेर सारे जीन अपग्रेड्स और एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही उसे न्यू बी रैंक डोंग लियोन जीन भी मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि एक हाईली टॉक्सिक जीन है। वो रुहुआ से फ्यूजन की रिक्वेस्ट करता है। लो लेवल की वजह से टॉक्सिन अभी काफी वीक था। वो इसके यूज से किसी की जान तो नहीं ले सकता था, लेकिन अपने शिकार को पैरालाइज कर सकता था। वो सॉन्ग यूनियन और बेन लॉन्ग को अब वहाँ से चलने के लिए कहता है।
कुछ ही देर बाद इविल गैंग का पीछा करते हुए वो एक टाउन में पहुंच गए। बेन लॉन्ग ये देखकर हैरान हो गया कि ये गैंग तो सिर्फ इक्का दुक्का रास्ते से आने जाने वालों पर हमला करता था, तो आज ये इस इतने बड़े टाउन को टारगेट क्यों कर रहे हैं। वो कहता है कि शायद वो यहाँ सिर्फ रेस्ट करने के लिए आए होंगे। वो कहता है जब तक वो गैंग यहाँ रुका हुआ है तब तक हम लोगों को भी रेस्ट कर लेना चाहिए और अपने रिसोर्सेज को रिस्टोर कर लेना चाहिए। वो टाउन में एक अबैंडन्ड वेयरहाउस देखकर वहाँ लैंड करते हैं। वो सॉन्ग का प्लान था कि जिन ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर गोल्ड को ट्रेड करके उनके लिए सप्लाई लेकर आएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे तो ह्यूमन लैंग्वेज आती ही नहीं थी। बेन लॉन्ग कहता है कि उसे ह्यूमंस की लैंग्वेज आती है और वो ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और तो और वो ह्यूमन फॉर्म में काफ़ी हैंडसम भी दिखता है। वो सॉन्ग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो उसका मजाक उड़ाने लगा और वो यिन से कहता है कि इसे दिखाओ कि परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। यिन ट्रांसफॉर्म होती है। यिन की ब्यूटी देखकर बेन लॉन्ग पागल हो गया। उसने बहुत सी फीमेल ड्रैगन्स को ह्यूमन फॉर्म में देखा था, लेकिन उसकी नज़र में यिन की ब्यूटी का तो कोई मैच ही नहीं था। अब वो भी काफ़ी मोटिवेटेड हो गया। वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म करता है और सून हम देखते हैं कि वो एक मस्क्यूलर मेल में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसे लगा कि उसके चार्म को देखकर वो और यिन हैरान रह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से उसके पैर अभी भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे। बेन लॉन्ग अपनी मॉम के साथ ह्यूमन टाउन्स में अक्सर आया जाया करता था, इसलिए उसके पास 2 डिस्गाइज कॉस्ट्यूम्स भी थी। वो यिन को एक क्लोक देता है और खुद एक पंजाबी टर्बन और एक अरब ड्रेस पहन लेता है। अब उन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। वो सॉन्ग भी उनके डिस्गाइज से काफ़ी सेटिस्फाइड था, लेकिन यिन को इंसानों के बीच भेजते हुए वो घबरा रहा था और यिन को भी उसके फादर और लिटिल येलो को ऐसे अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन वो उसे उनकी फिक्र ना करने को कहता है। वो पॉट में नीचे की तरफ झुककर छुप गया। वो भी डिस्गाइज में मास्टर था। वो बिल्कुल किसी नॉर्मल प्लांट जैसा लगने लगा। ये देखकर यिन बेफिक्र होकर टाउन की तरफ चल पड़ी। नेक्स्ट डे इस बार हम फिर से लुईजी को देखते हैं, जो वेयर हाउस से आती हुई आवाज़ों की वजह से उस जगह को चेक करने आया था। उसकी नज़र कैनन बैरल पे पड़ी। वो उसकी क्राफ्टमैनशिप और उसमें बंधे इक्विपमेंट्स को देखकर हैरान हो गया। तभी अचानक उसमें से वूसोंग बाहर आ गया, जिसे देखकर वो बेहोश हो गया। वो उस आदमी को देखकर पहचान गया कि उसने इस आदमी को डेजर्ट के एक काफिले में देखा था। उसे होश आता है और वूसोंग को देखकर वो काफी डर गया। वो वूसोंग को मॉन्स्टर समझकर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। वूसोंग कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और उससे उसके ग्रुप के बाकी ट्रैवलर्स के बारे में पूछता है। अब तक उस आदमी को भी याद आ गया कि उसने इस फ्लावर को डेजर्ट में एक ड्रैगन की बैक पर सवारी करते हुए देखा था। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।